दोस्तों आप सबका एक और बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द स्पेशन पर। मैं हूं आप सबका दोस्त आशुतोष। आज मैं आप सबके लिए एक और नई और एक फ्रेश वीडियो लेकर आया हूं स्पेस सेक्टर के ऊपर। आज हम वैसे बात करने वाले हैं कि मार्स में जाना इतना ज़्यादा ईजी क्यों है। तो वीडियो को देखते रहना, और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले साल जब लॉकडाउन अनाउंस हुई थी, अराउंड मार्च के 18 तारीख के अराउंड हमारे कंट्री में लॉकडाउन अनाउंस हुई थी, है ना। तो उसी टाइम अराउंड एक साल आज से पहले हम ले लेंगे तो अराउंड मई के टाइम होता है, तब इलॉन भैया ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इलॉन भैया ने अपने क्रू ड्रैगन के पहले सक्सेसफुल मिशन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उन्होंने लैंड से लेकर स्पेस तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया सेफली और सिक्योरली इलॉन भैया ने। लेकिन उस टाइम जब लॉकडाउन अनाउंस हुई थी, मैं तो पता नहीं क्या करता था, मैं बस सोया करता था, पूरे दिन रात सोया करता था। तब मैं इवन वीडियो बनाने के बारे में भी नहीं सोचता था। आप बताइए आप क्या करते थे मेरे कमेंट सेक्शन में। और उसी के साथ इलॉन भैया ने जब अनाउंस किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वो कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुकी है, उसी के साथ इलॉन भैया ने ये भी कहा कि 2024 तक हम ऐसा कुछ करने वाले हैं जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं सोचा होगा। 2024 तक हम मार्स तक इंसानों को पहुंचाएंगे, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, वहाँ पे सिविलाइज करेंगे उस जगह को, छोटे छोटे सिटीज़ की तरह। तो आपको क्या लगता है 2024 या 2026 तक पॉसिबल है हमारे मार्स पे सिविलाइज करना? कमेंट करके मुझे बताइए, मैं भी आप सबका राय देखना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको। सेफली बताओ, मुझे तो नहीं लगता है कि 2024 को होने वाला है कुछ। आज उसी को लेकर हम बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, मेरे थंबनेल में आज लिखा था कि मार्स पे जाना इतना इजी क्यों है। वैसे आपको भी पता और मुझे भी पता है कि मार्स पे जाना इजी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मार्स पे जाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हम सबको फेस करना पड़ता है और उसी के साथ क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, और आप सबको बहुत ही सिंपल अप्रोच से लेकर जाऊंगा। आप सबको समझाना मेरा काम है, इसीलिए द स्पेशियन मेरा नाम है। क्या बढ़िया था गुरु। थोड़ा सा क्रिंजी हो गया मगर चलता है। चलिए शुरू करते हैं अब। ठीक है, बहुत बातचीत हो गई। तो दोस्तों, आज हम अपने बातचीत को शुरू करेंगे 2 ऐसे इजीएस्ट टॉपिक्स को लेकर जो हम सबके दिमागों में है। ठीक है ना, आपके दिमाग में भी है, मेरे दिमाग में भी है। पहला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हम सबको अर्थ में इवन रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बिना ऑक्सीजन के तो हम रह ही नहीं सकते। तो मार्स में क्या हाल चाल है भाई? मार्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है क्या? हाँ भाई, मार्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मगर कितना अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 0.2%। और हमारे अर्थ पे तो कितना है आप सबको पता ही होगा। और इवन मार्स के सरफेस में ज्यादा से ज्यादा 96% कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो ऐसे कंडीशंस में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को रहने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है ना। अब आप सब कहेंगे कि मून में भी जाता है भाई, वहां पे भी कहाँ ऑक्सीजन है, तो वहां पे भी रह लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स। लेकिन मार्स की मिशन बहुत लंबी टाइम के लिए होने वाली है। ठीक है, 9 महीना यहाँ से जाने के लिए, फिर 1-2 साल वहां पे रहने के लिए, और 1-2 साल नहीं भी हुआ तो 3-4 महीना वहां पे अगर रहने के लिए, फिर वापस वहां से आने के लिए, मतलब अराउंड एटलीस्ट 2 साल आप पकड़ के चलिए। तो 2 साल की इतनी लंबी मिशन के लिए हम ऑक्सीजन अपने साथ कैरी कैसे कर सकते हैं? तो उसी के लिए वहां पे कुछ आर्टिफिशियल ऐसे इन्वायरमेंट्स हमारे रिसर्चर्स को बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, जहाँ पे अंदर में तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी, और जब एस्ट्रोनॉट सब बाहर जाएंगे तब सूट्स, प्रेशराइज्ड सूट वगैरह पहन के बाहर निकलेंगे, ताकि उन लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये एक प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के बारे में। और ऑक्सीजन के साथ एक सिंपल टॉपिक, फूड। अब खाने के बिना ना आप रह सकते हैं ना मैं रह सकता हूँ। ठीक है, आपको दिन में 3 बार खाना खाना पड़ता है। अब एस्ट्रोनॉट्स चलिए बहुत ज्यादा अगर एक्सपीरियंस्ड हो गए तो वो दिन में 1 बार खाना खा के भी जिंदा रह सकते हैं। अब आप फिर से कहेंगे कि यार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितने सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो 6 महीने तक रहते हैं बिना खाने का। अगेन मैं आपको कहूंगा कि मार्स पे जाने के लिए 2 साल के एटलीस्ट टाइम लैप्स को लेकर चलना पड़ेगा। तो वहां पे जाके खाना कौन देखेगा? इवन दो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स ISS पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं खाने को लेकर, मगर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है ना कि हम मार्स के लैंड में जाकर क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दे। उसके लिए हमें 2 काम पहला बात करना पड़ेगा। मार्स की सरफेस कंप्लीटली अल्कलाइन है, उसे
चेंज करना पड़ेगा और उसी के साथ उसके सरफेस को डिकंटामिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसकी सरफेस कंप्लीटली सोलर और कॉस्मिक रेस की वजह से बिगड़ चुका है यार। पूरा चेंज करना पड़ेगा इन केस वहाँ पे खाना या क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए। फिर उसके बाद ही कुछ फर्दर हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाके रहने के बारे में, या फिर एक मिनिएचर सिटी क्रिएट करके वहाँ पे काम करने के बारे में। तो आपको क्या लगता है 2024 तक पॉसिबल है? मुझे तो इन दो रीजंस के साथ ही लग जाता है कि 2024 तक नहीं बाबा, एकदम इम्पॉसिबल है मार्स में रहना। ठीक है, अब और भी बाकी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो दोस्तों अब जो हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक स्टेप ऊपर वाले टॉपिक्स है, ठीक है ना। अब तक जो मैंने दो टॉपिक्स के बारे में बात किया, ऑक्सीजन और खाना, वो तो एकदम बेसिक लेवल वाले चैलेंजेस थे, आपको ही पता था, मुझे भी पता था, सबको पता था। अब बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसके बिना ये दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता है, ठीक है। सबको एनर्जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन हम अर्थ पे भी पता नहीं क्या कर रहे हैं एनर्जी को लेकर, कभी सोलर पैनल लगा रहे हैं, कभी विंड मिल्स लगा रहे हैं, कभी जियोथर्मल एनर्जी के साथ जा रहे हैं, और कभी कभी फॉसिल फ्यूल्स जला जलाकर हमारे अर्थ को ग्लोबल वार्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पीछे हम मार्स में तो ये चीज नहीं कर सकते, अब मार्स में भी रिसर्चर्स को कोई ना कोई एनर्जी की सोर्स ढूंढनी पड़ेगी। अब सोलर पैनल्स एक ऑप्शन है वहां पे, मगर वो उसमें भी एक चैलेंज है कि मार्स में जो सनलाइट पहुंचती है वो अर्थ के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 40% होता है। तो वहां पे भी सोलर लाइट्स या फिर सोलर पैनल्स एक लिमिटेशन तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? वहां पे जियोथर्मल काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्स की सरफेस बहुत ही ज्यादा ठंडी है, और उसी के साथ वहां पे डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, तो सोलर पैनल की एक और लिमिटेशन उसमें ऐड हो जाती है। तो हमारे रिसर्चर्स को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वहां पे वो जाके क्या करेंगे, आखिर वहां पे एनर्जी कहाँ से मिलेगी काम करने के लिए। तो ये सब हम सबको सोचने के बारे में जरूरत नहीं है, वो रिसर्चर्स सोचेंगे, और जो रिसर्चर्स सोचेंगे मैं आप सबको बताते रहूंगा। और उसी के साथ एक और चैलेंज है, जो यहाँ से अर्थ से मार्स तक के जाने के जो सफर है, फिर वहां से जो वापस आने तक अराउंड 2 साल हम पकड़ के रखते हैं। तो क्या आप बिना एक दिन भी किसी से बात करे रह सकते हो? ऑफ कोर्स मैं तो एकदम नहीं रह सकता हूँ, मुझे दिन में अपने पापा से बात करना रहता, मम्मी से बात करना रहता, बहन से बात करना रहता है। बिना बात करे मैं पागल हो जाता हूँ एकदम। इंसान बनने के लिए मुझे बात करना बहुत जरूरी है। चलो, क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स इतने ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं इतने ज्यादा कि वो 2 साल 3 साल बिना बात करे, बिना किसी को देखे, एकदम अपने काम पे फोकस करके रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो कितनी ज्यादा साइकोलॉजिकल असर उन पे पड़ने वाली है, कितनी ज्यादा मेंटल प्रेशर उन पे पड़ने वाला है, ये सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा मार्स मिशन को कंप्लीट करने के लिए, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं एक और स्टेप ऊपर वाले चैलेंजेस जो इन सबको भी फाड़ देंगे एकदम, ठीक है। भयंकर वाले चैलेंजेस देखते हैं। अब एक और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फेस करना पड़ सकता है, वो है विंडो फॉर लॉन्च, जो हमारे अर्थ से लेके मार्स तक की है। अप्रोक्सीमेटली हर 2 साल 2 महीने में ही खुलती है। मतलब हर 2 साल 2 महीने में अर्थ एक ऐसा पोजीशन में रहेगा और मार्स एक ऐसे क्लोजेस्ट पोजीशन में रहेंगे, जब अर्थ से अगर लॉन्च हुई तो वो मार्स तक सक्सेसफुली पहुंच जाएगी। तो सोचिए, हमारे इलॉन भैया, टैलेंटेड इलॉन भैया ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि 2024 तक वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की सरफेस तक पहुंचा लिए। अब इन केस वहां पर ऐसा ना हो जाए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए, कोई मशीन फेलियर हो गई या कुछ हो गई, तो वो अगर मदद मांगेंगे भी यहाँ से, तो कैसे पॉसिबल होगा मदद देना? क्योंकि विंडो फॉर लॉन्च तो हर 2 साल 2 महीने में ही खुलता है। तो मतलब 2024 में मदद मांगेंगे तो वो 2026 तक कोई हेल्प तो कर पाएंगे नहीं। फिर 2026 में अगर हेल्प करते भी हैं तो 9 मंथ्स का टाइम लगने वाला है यहाँ से जाने के लिए। मतलब सोचिए, अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स 2024 तक जाते हैं मार्स पे, तो कितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल और उसी के साथ मेंटल प्रेशर तो है ही हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो भी इतनी लंबी ड्यूरेशन जो मिशन की है, अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 2 साल की जो मिशन है, उसमें कितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर उन्हें झेलना पड़ सकता है, ये हम कभी सोच के भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब अगली टॉपिक पे जाते हैं। वैसे 1 मिनट, आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया मेरे चैनल को, वाह, क्यों भाई? आप ही का चैनल है भाई, लाइक कर दो, जोर से सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो, उसका बगल जो बेल बटन है वो भी ठोक दो, और वीडियो को कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अभी कर दो प्लीज। अब हम इतने सारे टॉपिक्स पे आ चुके हैं कि मतलब अगला टॉपिक तो एकदम हटके होने वाला है, क्योंकि हम हर टॉपिक के साथ एक लेवल ऊपर जा रहे हैं ना।
तो अब मूवीज किस किसने देखा है, इंटरस्टेलर और मार्शियन? मैंने तो दोनों देखी है। अब आप में से भी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ने इंटरस्टेलर और मार्शियन तो देखा ही होगा, मास्टरपीस है। अब उसी में हमने देखा है कि जब रॉकेट्स या फिर स्पेसशिप में फ्लाई करते हैं जो हीरोज वगैरह है, वो एंटी ग्रेविटी में एकदम मस्त में उड़ते हैं, एकदम मस्त में मजा करते हैं। वैसे ही नासा ने भी कुछ फोटोज पोस्ट कर दिया है हमारे एस्ट्रोनॉट्स के, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उड़ उड़ के काम करते हैं, एकदम मस्त बिना चलने का मेहनत किए सब कुछ। तो ये कितनी ज्यादा हेल्दी है यार हमारे बॉडी के लिए। कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी तो नहीं है हमारे बॉडी के लिए। जब छोटे टाइम के लिए हम देखते हैं, जैसे कि 6 महीना 7 महीना अगर हम एंटी ग्रेविटी में रहते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मगर हम जब बात कर रहे हैं इतनी लंबी पीरियड के लिए, मतलब 2 साल अप्रोक्सीमेटली 3 साल भी हो सकता है, इतने लंबे पीरियड के लिए जब हम बात कर रहे हैं कोई मिशन के लिए, तो उस टाइम जब हम एंटी ग्रेविटी में जाते हैं या फिर माइक्रो ग्रेविटी में जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है ना। हमारा मसल्स एकदम काम करना बंद कर सकता है, मसल्स एकदम गिर जाएगा, क्योंकि एंटी ग्रेविटी है यार, मसल का कोई काम ही नहीं है। उसी के साथ हार्ट भी काम, एकदम हार्ट वीकन हो जाएगा। क्यों हार्ट वीकन हो जाएगा भाई? कोई काम करना नहीं पड़ रहा है तो हार्ट वीकन क्यों हो जाएगा? अब उसी के साथ आप एक चीज लीजिए कि आप दिन में नहीं चल रहे हैं, आप कभी नहीं चल रहे हैं, तो आपके पैर ऑफकोर्स वीकेंड हो जाएंगे। उसी के साथ हार्ट भी अब काम नहीं कर रहा है, अपने आप वो फ्लो हो रहा है क्योंकि एंटी ग्रेविटी है, जो कुछ भी हो रहा है अंदर, उसी के साथ तो हार्ट वीकन ऑफकोर्स हो जाएगा। और हमारे बोन्स भी एकदम क्रम्बल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत एंटी ग्रेविटी बहुत डेट्रीमेंटल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है ना। और जब हम मिशन के बाद वापस आएंगे तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एकदम कुछ बुढ़िया की तरह हो जाएगा, हमारे एकदम एकदम ओल्ड लेडी की तरह हो जाएगा, हम ऐसे झुक के चलते रहेंगे। ये तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो कुछ काम करने वहां पे गए, फिर वापस आके कुछ अलग ही साइड इफेक्ट्स देख लिया। तो इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना कि क्या कर सकते हैं हम ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे साइंटिस्टों को फेस करना पड़ सकता है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भी। और उसी के साथ एक और एक्स्ट्रा लेवल वाली जो प्रॉब्लम है वो है कॉस्मिक रेज और सोलार रेज। हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिक है, ठीक है, उसकी वजह से हमें सोलार रेज कॉस्मिक रेज से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है तो तभी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन में हमारी अर्थ एकदम सेफ है भाई, इन सब से एकदम हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। मगर मार्स की कंडीशन एकदम अलग है। मार्स की एटमॉस्फेयर सिर्फ 1% थिन है हमारे अर्थ की कंडीशन के हिसाब से, तो वहां पे भाई कैसे चलेगा? वहां पे तो सोलार और कॉस्मिक रेज से बचाने वाला कोई नहीं है। तो एस्ट्रोनॉट्स वहां गए, खत्म, जल के राख हो गए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। सीरियसली, मैं सीरियसली बोलूंगा, कभी मैं नहीं चाहूंगा कोई एस्ट्रोनॉट्स का कुछ खराब हो, वो हमारी डेवलपमेंट के लिए वहां पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिसर्चर्स को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मार्स पे जो रेडिएशन लेवल है अर्थ के कंपैरिजन में 50% ज्यादा रेडिएशन लेवल है। तो क्या हमारे एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स वगैरह वैसा काम करेंगे? क्या उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स वैसा, उनके जो प्रैक्टिसेस वगैरह है, क्या उन्हें बचा पाएंगे उन सब से? रिसर्चर्स को इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा। और बिफोर कुछ स्टेप लेने के पहले, मतलब 2024 तक बिना कुछ सोचे हम लॉन्च कर दिए। मुझे पता है इलॉन भैया बहुत टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकता है, बहुत दिमाग है उनके पास, लेकिन बिना कुछ सोचे हमें 2024 तक मार्स के लिए नहीं उड़ना चाहिए। कुछ टाइम लेते हैं, आराम से सोचिए भाई, टाइम ही टाइम है हमारे पास। आराम से सोचिए हम कब जा सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या हम एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं वहां पे, पहुंच के बराबर काम करके वापस आ सकते हैं। ये सब ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए भी, रिसर्चर्स के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी, एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने अपने बोलने के तरीके में भी थोड़ा चेंज किया, अपने बाकी सारे वीडियोस को देखकर कुछ सीखा, कुछ डेवलप किया, ताकि आप सब बीच में वीडियो देखते देखते बोर ना हो जाओ, ताकि इसीलिए मैंने थोड़ा चेंज किया। उम्मीद है कि आप सबको ये चेंज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना जोरों से, और सब्सक्राइब बटन में भी दबा देना, मार देना, जो भी कर देना, और बगल में सब्सक्राइब के बगल जो एक बेल बटन है वहां पे भी प्रेस कर देना, और ऑल नोटिफिकेशंस कर देना। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी स्पेस सेक्टर के लगातार वीडियोस लेके आते रहूंगा, हफ्ते में 2 बार या 3 बार, जो भी सफिशिएंट रहेगा मैं आप सबके लिए लेके आता रहूंगा, आपको कभी बोर नहीं करूंगा।
तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो पे।